हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। तो फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और इस बार तो काफ़ी बच्चे फेल भी हुए हैं और कई में तो सेमेस्टर बैक लगा है और कई लोगों का तो एक दो नंबर से ही बैक लगा है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर कीजिएगा। आज फोर्थ सेमेस्टर के सामान्य विज्ञान के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जानते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत एवं सेल से है कि किसी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है शुष्क सेल द्वारा, डेनियल सेल द्वारा, वोल्टीय सेल द्वारा, सीसा संचालक सेल द्वारा। इसमें पूछा गया है कि किसी सेल को पुनः आवेशित या रिचार्ज किया जा सकता है। किसको पुनः रिचार्ज किया जा सकता है? तो वह होगा सीसा संचायक सेल, लेड एसिड सेल। उसको पुनः संचालित किया जा सकता है। अगला है विद्युत धारा मापने का यंत्र है। विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं? विद्युत धारा को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। यंत्र, अगर यंत्र पूछे तो वोल्ट मीटर, अगर विद्युत धारा का मात्रक पूछे तो एम्पियर होता है। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला देख लेते हैं तत्व एवं रसायन से। तत्व एवं रसायन से क्वेश्चन है कि नोबेल गैस का उदाहरण है। नोबेल गैस हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या रेडान। तो नोबेल गैस होती है अक्रिय गैस तत्व, जिसे रेडान कहते हैं। हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। अक्रिय गैस तत्व कुछ है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। ये सब जो हैं अक्रिय गैस तत्व हैं, जिनके अंतिम आउटर कोश पूर्ण रूप से पूर्ण होते हैं, संकरण इनका 0 होता है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि नोबेल गैस का उदाहरण क्या है। इसकी एक ट्रिक भी है नोबेल गैस याद करने की। हे नानी आराम कर, आराम कर, जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी। हे से हीलियम हो गया, नानी से नियान हो गया, आर्गन, क से केआर जो है क्रिप्टान से कर, जिंदा से जेडन, आर्यन यही होता है, आर्यन से रेडान। ये ट्रिक है नोबेल गैस या अक्रिय गैस तत्व जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी एम्फोटेरिक होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का गुण पाया जाता है किन धातुओं के ऑक्साइड में? तो एल्युमिनियम, जिंक, लेड। ये तीनों तत्व के जो ऑक्साइड होते हैं या धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह उभयधर्मी होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अगला है धातु एवं अयस्क से संबंधित प्रश्न है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? काफ़ी अच्छा और शानदार क्वेश्चन है कि गैलेना, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो गैलेना जो है वो लेड धातु का अयस्क है। अगला देख लेते हैं कॉपर का अयस्क है। कॉपर का अयस्क क्या है? क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, ये सभी। तो कॉपर का क्यूप्राइट भी होता है, कॉपर ग्लास भी होता है, कॉपर पायराइट भी होता है। ये सभी कॉपर के अयस्क हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है डोलोमाइट। डोलोमाइट या डोलामाइट किसका अयस्क है? डोलामाइट यह पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा जाता है। अयस्कों से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं।
तो डोलामाइट कभी कभी लोहा का भी पूछा जाता है, कॉपर का पूछा जाता है और मैग्नीशियम का पूछा जाता है। तो आप लोग ये सब इसके 3-4 के अयस्क याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट भी पूछा जाता है कि किसके अयस्क हैं। तो डोलामाइट किसका अयस्क है? Hg पारा का, Mg मैग्नीशियम का, Mn मैंगनीज का, Zn जिंक का। तो डोलामाइट जो है वो मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम और मैग्नीज में अंतर है। मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम पूछे तो Mg होगा, अगर मैग्नीज पूछे मैग्नीज तो Mn होगा। इस दोनों में अंतर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूज कर देने वाला ऑप्शन है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज में उसका संकेत क्या होता है। अगला है कि जीव विज्ञान, पोषक एवं रक्त, बायोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड ब्लड। सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? सर्वाहारी, सर्व प्लस आहारी, सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी में जो मांस भी खाते हैं और जो शाक सब्जियां भी खाते हैं वो दोनों आते हैं। सर्वाहारी का सबसे बड़ा उदाहरण होता है मनुष्य, जो दोनों खाता है, मांस भी खा लेता है और शाक सब्जियां भी खाता है, वो हो गए सर्वाहारी। इसलिए ये किस प्रकार के जंतुओं को भोजन ग्रहण करते हैं? वो मांसाहार और शाकाहार दोनों ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9वां है रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है? रुधिर का थक्का, जो हमारे शरीर में खून के थक्के या खून को बहता है, अगर कुछ टाइम में 2-4 मिनट में खून रुक जाता है तो वह किसी कणिका द्वारा रुकता है। तो उस कणिका का नाम क्या है कि जो खून का थक्का बनाती है? तो खून का थक्का हमारे शरीर में प्लेटलेट बढ़ाती है। अगला है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। क्वेश्चन पूछा है कि वातावरण एवं जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? जब वातावरण में जीवधारियां आपस में संबंध बनाते हैं, पारस्परिक संबंध रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं या क्या बनता है? समुदाय बनता है, जीवोम बनता है, इकोसिस्टम, खाद्यजाल। तो जब वातावरण एवं जीवधारियों के बीच संबंध होता है तो वह एक प्रकार का पारिस्थितिकीय तंत्र बनाता है, जिससे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा कारण है कि जो वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसी कारण अम्ल वर्षा हो रही है। अम्ल वर्षा में नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है और सल्फर का ऑक्साइड होता है। ये जरूर पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा में क्या होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड होता है और यही सब मिला के अम्ल वर्षा कराते हैं। और अम्ल वर्षा का सबसे मुख्य कारण है कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इसी के कारण अम्ल वर्षा होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि एयर पॉल्यूशन सबसे मुख्य कारण है इसका। अब ओजोन परत एवं स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है कि परावैंगनी किरणों, यूवी रेस को रोकती है। परावैंगनी जो किरण होती है उसको कौन सी परत रोकती है? वायुमंडल में 5 परत होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयान मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल। ये 4 होती हैं और ओजोन परत यही आयान मंडल के संबंध में यहीं पर अपना बनाए हुए है, उसका परत यहीं पे रहती है। तो वह परावैंगनी किरणों को जो हानिकारक होती है, अगर मनुष्य के शरीर पर डायरेक्ट परावैंगनी किरणें पड़ेंगी तो मनुष्य में त्वचा कैंसर का सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो परावैंगनी किरणें होती हैं वह ओजोन परत जो होता है उसको रोकती है। डायरेक्ट मनुष्य के शरीर तक आने से ओजोन परत ही रोकता है। इसलिए ओजोन परत को जीवनदायिनी या जीवन रक्षक या जीवनदायिनी परत भी कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ओजोन परत और यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है कि ओजोन परत के क्षरण से हो सकता है।
ओजोन के परत, जिसे ओजोन परत जो है, अगर उसका क्षरण, खैर उसका क्षरण हो रहा है क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरीन भी उसका कारण है, जिसके कारण ओजोन क्षरण हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा कुछ टाइम बाद, ओजोन की परत क्षरण हो सकती है और मनुष्य का जीवन दुर्लभ हो सकता है। तो इससे पूछा गया है कि ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है। ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि यह सभी, ओजोन परत के क्षरण से यह सभी होता है। अगला है कि भौतिक विज्ञान एवं मापन एवं आवेश, भौतिक विज्ञान से है, मापन एवं आवेश से कि विभवांतर मापने का यंत्र क्या होता है। विभवांतर हम किस यंत्र द्वारा मापते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर को हम वोल्टमीटर, अमीटर, उपयुक्त तो दोनों इसमें से कोई नहीं। तो विभवांतर को वोल्टमीटर से ही मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगर यंत्र पूछा जाए तो अमीटर होता है और अगर मात्रक पूछा जाए तो वह एम्पियर होता है। अगला है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। जैसे कांच की छड़ है, रेशम से रगड़ रहे हैं तो उसमें कौन सा आवेश आता है। जैसे पहले हम लोग आबनूस की छड़ लेते थे, या विज्ञान में पढ़े भी होंगे 6-7 में था कि आबनूस की छड़ को बालों पे या बिल्ली की खाल पे रगड़ने पर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, तो उसमें कौन सा आवेश पाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार कहा है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में कौन सा आवेश आ जाएगा। तो छड़ में धन आवेश आ जाएगा। अब जैव विकास से संबंधित क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव के लेखक कौन है। ये बुक है, ये बुक का नाम है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक बुक के लेखक कौन है या किसने लिखा है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि कुछ परिभाषाएं, 1 या 2 परिभाषा बहुविकल्पी में पूछी जाती है, क्योंकि विज्ञान में 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलते हैं, 25 नंबर का होता है। इसमें एक बुक और एक परिभाषा किसने दिया है, कथन कारक से पूछने को मिलते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि प्रकृति वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो लेखक कौन है? लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डिब्रेज, ट्रांसले, ये चारों हैं। तो इसमें हो जाएगा चार्ल्स डार्विन इस बुक को लिखे हैं, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। इन्होंने जो डार्विनवाद थे, इन्होंने अपना सिद्धांत भी दिया था जिराफ पे कि प्रकृति के संपर्क में आने से मनुष्य में विकास होता है और वह परिवर्तनशील होता है। अगला है प्रकृति चयनवाद, थ्योरी ऑफ न्यूट्रल सिलेक्शन। तब इसमें प्रतिपादित किया है, प्रकृति चयनवाद प्रतिपादित किया है। प्रकृति चयन, अगर प्रकृति से संबंधित प्रश्न आ जाए तो उसमें डार्विनवाद ही होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला विविध तथ्य, विश्व एड्स दिवस, ये भी देखने को मिलता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 1 सितंबर, ये 23 सितंबर, 11 जुलाई, 1 दिसंबर। तो सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, ये 1 तारीख को मनाया जाता है। एड्स दिवस की बात अगर पूछे, एड्स दिवस 1 तारीख को मनाया जाता है। अगर इसका एक सिंपल ट्रिक है कि एड्स अगर जिसको हो गया उसकी अंतिम चरण है। एड्स एक बहुत ही खतरनाक वायरस जनित बीमारी होती है और इस बीमारी से जो भी मनुष्य ग्रसित है
वह अंतिम चरण पर है। तो ट्रिक है कि एक से एक हो गया, ग्रसित बीमारी है, अंतिम चरण से अंतिम महीना। आप लोग दिसंबर, साल का अंतिम महीना दिसंबर ही होता है, तो 1 दिसंबर याद कर सकते हैं। एड्स दिवस। अचुंबकीय पदार्थ नहीं है, कौन सा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? नहीं है पूछा है। निकिल, लोहा, कोबाल्ट। निकिल तो है, निकिल लोहा भी है, कोबाल्ट भी है। सोना, अब सोने को देखेंगे, इसमें चुंबक कभी भी अटैक नहीं करेगा, चुंबक की अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं सकता है सोने को, इसलिए यह नॉन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को, यहाँ 20 क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे भी लगे होंगे और समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर यह शिक्षण अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और अगला किस टॉपिक पे, किस विषय का प्रश्न चाहिए आप लोगों को, आप लोग इस माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को। टेक केयर, बाय बाय।